किया मेरे ऊपर, ये जो मुझे मारने की ये जो कोशिश की गई, इसकी पहले आपको पता हो, इसमें मैं मुख्तलिफ चीज़ें सुन रहा हूं कि वो फ्रेंडली फायर है या पता नहीं क्या है। तो मैं चाहता हूं कि डॉक्टर फैसल आपको स्क्रीन पे पहले बता दें कि ये चोटें 4 गोलियां मुझे लगी हैं, किधर लगी, उसके बाद फिर मैं बाकी आपसे बात करूंगा। डॉक्टर फैसल। मैं एक्सरे और उनके जो कुछ इमेजेस हैं उनके जरिए, सीटी स्कैन के इमेजेस के जरिए बताने की कोशिश करूंगा कि जो खान साहब को चोटें आई हैं उनकी क्या नौयत है और वो एक्सरे और स्कैन में किस तरह से नजर आ रही हैं। आपको सबसे पहले तो आपकी तवज्जो इस तरफ दिलाता हूं जिसकी यहाँ लिखा है राइट थाई। ये एक्सरेज हैं दो, और ये दोनों जो हैं ये दाई टांग के हैं, टांग का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है। ये साइड से है जिसको लैटरल व्यू बोलते हैं, और ये सामने से है। आप देख सकते हैं कि यहाँ 2, 1 और 2, और ये वही 2 आपको 1 और 2 सामने से नजर आ रहे हैं टुकड़े या गोलियां जो हैं। ये अगर हम फिर टांग के निचले हिस्से पे चलें तो आपको 2 अलावा उसके टुकड़े और गोलियां नजर आ रही हैं, एक ये और एक ये दूसरी वाली। और आप नोट करेंगे ये जो दूसरा है इसने टिबिया को, ये जो हड्डी है टांग की निचली जो इसको टिबिया बोलते हैं, इसके ऊपर इसने यहां से डैमेज किया। और जब आप साइड व्यू देखें तो वाज़ेह तौर पे नजर आता है कि जहां उसने फ्रैक्चर कॉज किया है, यानी हड्डी का टुकड़ा उखेड़ा है उससे। फिर ये जो है ये बाईं साइड है, लेफ्ट थाई के एक्सरेज हैं। यहां भी आप नोट करेंगे कि ये छोटे छोटे कुछ टुकड़े हैं जो एक, बल्कि जो पेटाला ये जो छोटी हड्डी होती है सामने घुटने के, उसके भी साथ है। ये निस्बतन छोटे थे और इन्होंने शुक्र है बाईं साइड के ऊपर कोई फ्रैक्चर कॉज नहीं किया। अच्छा, उसके अलावा जो हम आपको दिखाना चाहते हैं वो ये कि ये फिर से दाईं टांग नजर आ रही है, और ये जो बुलेट है या जो इसका फ्रैगमेंट है उसके साथ ये फ्रैक्चर हुआ हुआ वाज़ेह तौर के ऊपर नजर आ रहा है, ये दाईं साइड। अच्छा, इसी तरह मैं जो बहुत अहम बात है आपको दिखाना चाहता हूं वो ये कि इस स्कैन के अंदर ये जो आपको ये दाईं टांग है और ये जो लकीर नजर आ रही है ये चलती हुई ये वाली, ये दाईं साइड की मेन जो आर्टरी होती है, शरियान है ये, और उसके आप देख सकते हैं कि इधर और उसके बिल्कुल करीब दूसरी तरफ जो बुलेट के फ्रैगमेंट्स हैं वो नजर आ रहे हैं। इससे वाज़ेह होता है कि ये जो हमारी मेन आर्टरी गुजर रही होती है, शरियान गुजर रही होती है, उसके कितने करीब ये टुकड़े मौजूद हैं। एक्सप्लेन तो करें ना। इसका ये जो बड़ी शरियान होती है टांग की, जाहिर है उसने पूरी टांग को ब्लड सप्लाई करनी होती है, उसके जरिए बहुत सारा खून जाता है, और खुदा न खास्ता अगर इस शरियान को कोई इंजरी हो या ये कट जाए तो फिर बहुत तेजी से ब्लीडिंग होती है। और आपको मैंने दिखाया बड़ा वाज़ेह तौर पर साफ नजर आ रहा है कि ये उस शरियान, उस आर्टरी के कितना करीब ये टुकड़े मौजूद थे। इनको निकाल दिया गया सर्जरी के जरिए दाईं तरफ से, और 4 फ्रैगमेंट या टुकड़े जो हैं इधर से निकाले जा चुके हैं, और वो जिसे कहते हैं हमारे पास मौजूद हैं। और बाईं तरफ से कोई हमें टुकड़ा निकालने की जरूरत इसलिए नहीं पड़ी कि वो किसी मेजर स्ट्रक्चर को टच नहीं कर रहे थे या खतरा नहीं डाल रहे थे, ये पोटेंशियली खतरा नहीं डाल रहे थे। तो ये जो 4 फ्रैगमेंट हैं उनकी तस्वीर भी आपको दिखाई है, स्कैन्स भी, और उनकी जो नौयत है और उनका खतरे की नौयत है वो भी आपके सामने मैंने रखी। बहुत शुक्रिया जी। शुक्रिया। कौन सा कैमरा है जिसमें मैंने बात की? इसमें जी। अच्छा जी, इसके ऊपर तो मैं बाद में आता हूं कि ये जो अटैक किया गया इसकी मैं तफसील आपको बाद में बताता हूं, क्योंकि मुझे एक दिन जाने से पहले पता चल गया था कि या इन्होंने वजीराबाद और या गुजरात में प्लान किया हुआ था मुझे मारने का, और तो वो इसकी मैं तफसील आपको बाद में बताऊंगा। उससे पहले मैं सिर्फ अपनी कौम के सामने इवेंट्स रखना चाहता हूं जो पिछले 6 महीने में हुए। ये जरूर आपको समझना है कि इस कौम से हुआ क्या है। मार्च 6 या 7 को मुरासलात है। डोनाल्ड लू, एक अमेरिकन अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, हुक्म करता है पाकिस्तान एम्बेसडर को, बल्कि उसको धमकी देता है कि अगर इमरान खान को ना हटाया तो पाकिस्तान को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, और अगर हटा दिया तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और अगले दिन और नो कॉन्फिडेंस मोशन, अदम एतमाद की तहरीक जमा करवाई जाती है असेंबली में,
اور دیکھتے دیکھتے سارے ہمارے لوگ، ایک منڈی لگتی ہے سندھ ہاؤس میں، اور لوگ بیٹھنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ یاد رکھیں کہ گورنمنٹ کبھی ہارتی نہیں ہے نو کانفیڈنس. وہ کیوں نہیں ہارتی؟ کیونکہ گورنمنٹ کے پاس گورنمنٹ کے وسائل ہوتے ہیں. ہمارے پاس گورنمنٹ کا پیسہ ہوتا ہے. ہم چاہتے تو منڈی لگی ہوئی تھی نا، وہ 20 کروڑ 25 کروڑ آفر کر رہے تھے، ہم زیادہ پیسے دے دیتے. گورنمنٹ کا پیسہ تھا جو پہلے ہوتا رہا ہے. اور یہ جو پیسہ انہوں نے استعمال کیا، یہ بھی چوری کا پیسہ تھا. یہ کوئی ڈکلیئرڈ پیسہ تو نہیں تھا، یہ بلیک کا پیسہ تھا، یا انہوں نے سندھ گورنمنٹ کا پیسہ خرچ کیا. تو انہوں نے خرید لیے لوگ. ہم نے پرنسپل فیصلہ کیا کہ ہم اس آکشن کے اندر حصہ نہیں لیں گے، کیونکہ اگر ہم گورنمنٹ کا پیسہ استعمال کرتے ہیں تو ہم لوگوں کا پیسہ، عوام کا پیسہ چوری کرتے ہیں، جو عوام کی. ہائے دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ ٹریڈنگ سے ہر دن لاکھوں لوگ پیسے کماتے ہیں؟ ایکسپرٹ آپشن جیسے کا پیسہ چوری کرتے ہیں، جو عوام کی ان کا حق ہے. گورنمنٹ گر جاتی ہے. سارے سمجھتے ہیں کہ جناب اب تحریک انصاف کی قبر کھود گئی ہے، عمران خان ہمیشہ کے لیے گیا اور مٹھائیاں بٹے گی. لیکن پاکستانی قوم وہ کرتی ہے جو اس نے کبھی پہلے کیا ہی نہیں. تو 10 تاریخ کو، اور میں آپ کو خود کہہ رہا ہوں 10 اپریل کو، میں خود ہی حیران کہ جو شام کو سینز دیکھے، جو لوگ سڑکوں کے اوپر آئے، جس طرح لوگ نکلے. میں بشرا بیگم کے ساتھ بیٹھا تھا تو ہم خود حیران رہ گئے کہ یہ ہوا کیا ہے. ہوا یہ کہ یہاں 90 کی دہائی میں 2 حکومتیں کرپشن میں نکالی گئی. جب وہ کرپشن میں جاتی تھی اور اسٹیبلشمنٹ نکالتی تھی، لوگ مٹھائیاں بانٹتے تھے. پھر جنرل مشرف آ گیا، 2 دفعہ کرپشن میں ان گورنمنٹس کو نہ کہ وہ خود اس نے مارشل لا لگا دیا. لوگوں نے مٹھائیاں بانٹی، لوگ ان کی کرپشن سے تنگ تھے، ان 2 جماعتوں کی. اس کے بعد جنرل مشرف نے ان کو این آر او دے دیا، وہ واپس آ گئے. فیصلہ جنرل مشرف نے کیا این آر او دینے کا، جب اس کے پاس رائٹ ہی نہیں تھا کہ عوام کا پیسہ چوری. کرپشن کا مطلب ہوتا ہے عوام کا پیسہ چوری ہونا. تو عوام کا پیسہ چوری ہوگا اور جنرل مشرف معاف کر دیتا ہے ان کو. وہ آ جاتے ہیں اور 10 سال 4 گنا پاکستان کا قرضہ بڑھتا ہے. کرپشن کیسز انہی دوروں میں ان کے بنتے ہیں. یہ جو اب این آر او لے رہے ہیں 2، یہ 95% کرپشن کیسز اس 10 سال کے بنے ہوئے تھے. 4 گنا پاکستان کا قرضہ بڑھ جاتا ہے. مجھے لوگ ووٹ دیتے ہیں اس لیے کہ لوگ ان سے تنگ تھے. اور اس کے بعد وہی اسٹیبلشمنٹ فیصلہ کرتی ہے کہ اب چینج کی وقت آ گیا اور وہ ان کو واپس لے آتی ہے. اور یہی کانسپریسی ہوتی ہے باہر، ایک بیرونی کانسپری اندر، اور یہ فیصلہ ہو جاتا ہے. کہتے ہیں جی ہم نیوٹرل ہو گئے ہیں. نیوٹرل کا کوئی بھی مطلب لے لیں، مطلب تو یہ ہے کہ انہوں نے پتا تھا کہ سازش ہو رہی ہے، راستہ نہیں روکا. یہ آ جاتے ہیں. اب ہوتا کیا ہے، اسٹیبلشمنٹ کو اس ملک میں عادت پڑ گئی تھی کہ جدھر وہ لوگوں کو دھکیلیں گے لوگ ادھر چلے جائیں گے. جب وہ چینجز لے کے آتے ہیں مٹھائیاں بنتی ہیں. اسٹیبلشمنٹ کو یہ عادت تھی. ان کو ایک دھچکا پڑا کہ اس باری پاکستانی قوم نے فیصلہ کیا کہ نہیں، یہ جو 30 سال سے ملک کو چوری کر رہے ہیں ہم ان کے ساتھ نہیں جانا چاہتے. اور اس لیے وہ پبلک سڑکوں پہ آ گئی. میں نے عوام سے میں اٹھا ہوا ہوں. میں نے تو کوئی کسی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے اندر میری پارٹی تو نہیں بنی تھی، جس طرح نواز شریف بنا تھا یا جس طرح ذوالفقار علی بھٹو بنا تھا. میں تو 22 سال سٹرگل کر کے عوام سے اوپر آیا تھا. تو میں نے تو عوام میں واپس جانا تھا. اور عوام نے جس طرح میں اب کیا کہوں، میری پذیرائی کی، جس طرح انہوں نے میری حوصلہ افزائی کی، میں تو خود ہی اس پہ بھی حیران رہ گیا. گرمی کی انتہا. یعنی اس باری اپریل اور مئی دنیا میں کہتے ہیں کہ پاکستان سب سے گرم ملک تھا، اتنی گرمی تھی. اور ایک سے ایک بڑا جلسہ پبلک نے آنا شروع ہو گیا. ہم نے ایک لانگ مارچ اناؤنس کی 25 مئی کو. جب ہم نے لانگ مارچ اناؤنس کی تو انہوں نے 3 لانگ مارچز ہمارے خلاف کی. ہم نے سمجھا کہ آئین اور قانون ہمیں اجازت دیتا ہے، ہم نے ان کو کہیں روکا نہیں تھا، ہم نے ان کو اجازت دے دی تو یہ بھی ہمیں آنے دیں گے.
इन्होंने जो तशद्दुद किया, जो लोगों के घरों में 2-2 दिन पहले रातों के 3 बजे जाके इन्होंने जिस तरह का तशद्दुद किया, ना चादर ना चार दीवारी, लोगों को उठा उठा के लोगों को जेलों में डाला, किस वजह से? उसके बाद इन्होंने जब वो पुरअमन एहतजाज हुआ वहां इस्लामाबाद में, उनके ऊपर शेलिंग, फैमिलीज निकली हुई हैं, उनके ऊपर उन्होंने शेलिंग की। और हम हैरान कि क्या इनके लिए जायज है लॉन्ग मार्च और हमारे लिए नहीं है? ऊपर से पहले आप बैरूनी साजिश के तहत आए, फिर सारे चोरों को ऊपर बैठा दें, हम एहतजाज करें तो हमें भेड़ बकरियों की तरह डंडे मारे। तो उसके बाद इन्होंने समझा कि पार्टी बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी, मम्मी डैडी पार्टी है, यहां तो औरतें बच्चे आते हैं, तो इन्होंने समझा कि खत्म हो जाएगी। और ये समझे नहीं पाकिस्तानी कौम को, क्योंकि बंद कमरों में जब फैसले होते हैं आपको नहीं पता कि ग्राउंड के ऊपर क्या हो रहा होता है। जो इंफॉर्मेशन ये लेते हैं, अगर इनकी इंफॉर्मेशन ये करेक्ट होती तो इस मुल्क में इतने ज्यादा हादसे ना हुए होते। इंफॉर्मेशन किधर से आती है, ग्राउंड का सिचुएशन नहीं पता। जब देख रहे हैं कि पब्लिक निकली हुई है और उन्होंने रिजेक्ट कर दिया इनको, कौम नजर आ रहा है कि इंपोर्टेड गवर्नमेंट को रिजेक्ट कर रही है, बजाय वो साइंस देखने के लिए जिस तरह भेड़ बकरियों को मार मार के सीधे नहीं करते, वो शुरू हो गया करना। बाय इलेक्शन आया 17 जुलाई को। 17 जुलाई के बाय इलेक्शन में सारी गवर्नमेंट की मशीनरी इस्तेमाल हुई। इलेक्शन कमीशन ने हर किस्म की धांधली की इनके लिए। ईवीएम मशीन उसने इसलिए नहीं आने दी क्योंकि इन दोनों पार्टीज ने जाली वोट्स रजिस्टर करवाई हुई हैं हर हल्के में। नहीं तो कॉमन सेंस है कि सारी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। مبروك حان وقت الاحتفال 100,000, 200, 300. टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। जो 2015 के अंदर जो जुडिशियल कमीशन बैठी थी धांधली पे, उसमें एक चीज वाज़ेह होगी कि अगर आप ईवीएम मशीन ले आए तो 90% धांधली खत्म हो जाती है। इन्होंने जान के नहीं आने दी, इस इलेक्शन कमीशन ने रोका। इन दोनों पार्टीज, इन्होंने मुखालफत की और हैंडलर्स ने मुखालफत की, क्योंकि मैनिपुलेट नहीं हो सकते इलेक्शन। उसके बाद बटन दबाओ तो रिजल्ट आ जाता है। हम हैरान, हम चाह रहे फ्री एंड फेयर इलेक्शन। पहली दफा गवर्नमेंट ने कोशिश की और इन्होंने अपोज किया। उसके बावजूद पीटीआई स्वीप कर जाती है, तहरीक इंसाफ जीत जाती है, सारे दंग रह जाते। फिर भी साइंस नहीं पढ़े कि कौम किधर खड़ी है। उसके बाद मजीद और प्रेशर, धमकियां, और उसके बाद क्या होता है कि एक चेंज होता है, एक हैंडलर आ जाता है इस्लामाबाद, फैसल, जनरल फैसल, मेजर जनरल फैसल। वो कह के आता है कि मैं अब तुम्हें बताऊंगा कि मैं कैसे इनको सीधा करता हूं। और सख्तियां शुरू हो जाती हैं। जो तहरीक इंसाफ के लिए मीडिया कवर कर रहे हैं उनके लिए सख्तियां, जो जर्नलिस्ट तहरीक इंसाफ को फेवर कर रहे हैं उनके ऊपर सख्तियां। हमारे मेंबर्स को अप्रोच किया जा रहा होता है कि आप हमारे एमपीज को, ये जरा सुने, एमपीज को डराया धमकाया जा रहा है कि इसको छोड़ो इमरान खान को। क्या डराया धमकाया जा रहा है कि हमारे पास हमारे करप्शन केसेस है। अगर वो नहीं मिल रहा है तो हमारे पास वीडियोज हैं, आपकी गंदी वीडियोज हैं, वो हम तो ब्लैकमेल करने के लिए। ये तमाशा हो रहा पाकिस्तान में कि हमारी अपनी एजेंसीज अपनी डेमोक्रेटिक प्रोसेस को चलने नहीं दे रही और ये इस्तेमाल कर रही है। बजाय रियलाइज करें कि आपने गलती कर दी है। लोग चोर नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसके बावजूद एक गलती को दोहराते जा रहे हैं और फोर्स करते जा रहे हैं लोगों को। धमकियां आनी शुरू हो गई। मुझे तब पता चला कि मेरे ऊपर एक इन्होंने प्लान बनाया, क्योंकि आप अच्छा, फिर इलेक्शन कमीशन को इस्तेमाल किया जा रहा है, किसी तरह इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करो। फॉरेन फंडिंग केस, पता चला वो फॉरेन फंडिंग ही नहीं है, उसको हमें लटकाया कि फॉरेन फंडिंग में अब पार्टी जाएगी। पता चला वो प्रोहिबिटिव फंडिंग है, उसके अंदर पार्टी डिस्क्वालीफाई नहीं हो सकती। उधर से चेंज करके तोशा खाना आ गए। तोशा खाना का सारा रिकॉर्ड तोशा खाना के अंदर पड़ा है। जो चीज भी है वो उसके अंदर पड़ी है, उसमें कोई
उसमें कोई गुंजाइश ही नहीं है चोरी की। अगर आप है तो वो एकदम पकड़े जाती है। तोशाखाना केस चला गया, उसमें जी अब तोशाखाना में डिस्क्वालीफाई कर देता है। वो वकील जाके उससे पूछ रहा है कि किस बेसिस पे एक इलेक्शन कमीशन डिस्क्वालीफाई कर दी। क्यों जी? वो वहां नवाज शरीफ का हुक्म आया हुआ है कि इमरान खान को हमें इकट्ठा लेवल प्लेइंग फील्ड दो। वो आदमी जो अरबों रुपया इस मुल्क का चोरी करके बाहर लेके जाता है, जो हुदैबा पेपर मिल्क, ये हुदैबा पेपर मिल्क समझ लें, इसहाक डार ने जज के सामने अपनी फ्री विल से स्टेटमेंट दी हुई है, जिसको सेक्शन 164 कहते हैं। 164 बयान जो है वो जेल में नहीं दिया जाता, वो आप जज के सामने जाके कन्फेस करते हैं कि ये मैंने किया है। तो ये 25 अप्रैल 2000 में इसहाक डार वहां बयान देता है कि मैं शरीफ खानदान के लिए पैसे चोरी, इनके चोरी का पैसा मनी लॉन्ड्र करता हूं इंग्लैंड। वहां काजी फैमिली के बेनामी अकाउंट्स खोले जाते हैं, शरीफ फैमिली का वहां से, और फिर रेमिटेंसेस दिखा के पाकिस्तान आता है और शरीफ फैमिली के अंदर चला जाता है। यानी सीधी सीधी चोरी। हुदैबा पेपर मिल्क में एनआरओ मिल जाता है, डिस्पाइट कि वो इसहाक डार कह रहा है कि मैं कन्फेस कर रहा है कि मैं मनी लॉन्ड्रर हूं शरीफ खानदान का, और इनको बता रहा है कि करप्ट है, एनआरओ मिल जाता है। वो नवाज शरीफ जो फिर एवंसफील्ड अपार्टमेंट उसकी पैनामा पेपर्स के अंदर पकड़ी जाती है, तस्लीम कर देता है हमारी। अब पैसा किधर से आया वो बता नहीं सकते, कभी कतरी खत आ जाता है, फिर एक कोई फेक डीड आ जाती है, ट्रस्ट डीड, वो क्लेबरी फॉन्ट वाली, झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। आज तक एक डॉक्यूमेंट नहीं बताई कि लंदन के सबसे महंगे इलाके में 4 अपार्टमेंट्स आपकी जो आप तस्लीम कर रहे हैं हमारी हैं, और कह रहे हैं कि जनाब इमरान खान को और मुझे एक ही तरह लेवल प्लेइंग फील्ड दो। इमरान खान ने अपने लंदन का फ्लैट 34-35 साल पहले लिया, क्रिकेट खेलता था इंटरनेशनल। अदालत ने जब मांगा सारा रिकॉर्ड दिया। रिकॉर्ड का मतलब कि एक 40-40 साल के कॉन्ट्रैक्ट्स दिखाए गए, किधर से पैसा आया, कैसे फ्लैट खरीदा, बेचा कितने का, मनी ट्रेल पाकिस्तान बैंकों के थ्रू पैसा आया। और मुझे उससे कंपेयर कर रहा है जो अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज बाहर रखी हुई है, बेटों की प्रॉपर्टी बाहर है, वो बेटा अलहदा, वो जो हसन शरीफ बता ही नहीं सकता कि 9-10 अरब के घर किधर से आया, और वो कह रहा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड। तो लेवल प्लेइंग फील्ड क्या है कि इलेक्शन कमीशन अब मुझे डिस्क्वालीफाई करे, और वो डिस्क्वालीफाई करे तोशाखाना केस। अब को 8 दफा इलेक्शन कमीशन ने हमारे पीटीआई के खिलाफ फैसला दिया, 8 दफा हम अदालत में गए हैं, और 8 दफा अदालत ने ओवरटर्न किया इलेक्शन कमीशन का फैसला। अब हम फिर अदालत में जाएंगे, और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इसको इतनी शर्मिंदगी होगी, और इसमें शर्म नहीं है इस इलेक्शन कमीशन में, क्योंकि ये नून लीग के घर, नवाज शरीफ के घर का नौकर है, और भी हैंडल होता है पीछे से। ये बिल्कुल ये इसके ऊपर मैं फिर केस करूंगा, हरजाना करूंगा इसके ऊपर, क्योंकि मेरे पर गलत इल्जाम लगाया है। और फिर एफआईए केसेस कर रही है। एक पॉलिटिकल पार्टी जिसने लीगल फंड रेजिंग की है पाकिस्तान में, वो तहरीक इंसाफ है। 40,000 का हमारा डेटाबेस है, किसी पार्टी के पास है ही नहीं, इनके पास कोई डेटाबेस ही नहीं है। अच्छा, वो इनसे पूछ ही नहीं रहा कि किधर से आपने पैसे इकट्ठे किए। जिस पार्टी ने पैसे इकट्ठे किए उनसे पूछ रहा है। अच्छा, वो जवाब भी दे रहे हैं। अब वो क्या कर रहे हैं कि जिन्होंने 10-10 साल पहले पैसे दिए थे पीटीआई को, उनको एफआईए कांटेक्ट करके उनको हरास कर रही है, ताकि पीटीआई के जो डोनर्स हैं वो भाग जाए पीटीआई से, कि पैसा ना इकट्ठा कर सके पीटीआई। वो पार्टी जो पब्लिक से पैसा, जो सारी दुनिया में होता है, उस पार्टी को बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। वो जो 2 पार्टीज बता ही नहीं सकती कि पैसा किधर से इकट्ठा करते हैं, और इसका वर्ड है क्रोनी कैपिटलिज्म। ये पहले बिजनेसमैन के साथ बिजनेस करते हैं, और फिर उनसे उनको पैसे, उनको मौका देते हैं पैसे बनाने